सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। लॉ ऑफ वन। एक का कानून, एक का ज्ञान, एक का तरीका। कई नाम पर सार एक ही है कि हम सब एक हैं। लॉ ऑफ वन के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस सभी 26वें सत्र के दूसरे सेशन में एक साथ हैं। ये सत्र 17 फरवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। इस किताब की सारी जानकारियां बहुत ही गहन हैं। आप चाहे तो इन्हें मान सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, इन पर विचार कर सकते हैं, या फिर सिरे से इन्हें खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। तो चलिए आज के इस सत्र को आगे लिए चलते हैं। हम राह हैं। हम आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। पिछले सत्र में डॉन के माध्यम से हमें कई बातों का पता लगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि लॉ ऑफ वन ये किताब पृथ्वीवासियों के लिए 1981 में ही सबसे पहले पहुंचाई गई। इसके पहले किसी अन्य सोर्स द्वारा इसे पृथ्वी तक नहीं पहुंचाया गया था। हालांकि रा ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ वन की झलक हमारी जो कई सारे धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें कम अधिक मात्रा में पहले से है। रा ने यह भी कहा कि कई संत और महात्मा पिछले 200 वर्ष में पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने मानव जाति को आध्यात्मिक दिशा में उनका जो जर्नी है उसे शुरू करने के लिए, या जो पहले से ही आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं उनके जो प्रयास है उन्हें और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। धरती पर भेजी जाने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव जानकारियों के बारे में भी हमें पिछले सेशन में बताया गया। नेगेटिव जानकारियां कई बारी ओरायन समूह और उस तरह के अन्य जो इकाइयां ब्रह्मांड में मौजूद हैं उनकी तरफ से भेजी गई, और कई पॉजिटिव जानकारियां जो हमें महासंघ की तरफ से मिली उनका जिस तरह से कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हुआ उसी तरह से कई बार दुरुपयोग भी किया गया। इसे उदाहरण सहित हमें रा ने बताया, जैसे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के बारे में अगर हम और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शंस गूगल और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और किस तरह से इन दो प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में मानव जाति को क्षति पहुंची। इनके दुरुपयोग का ही परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए वो हैं। राय ये भी कहते हैं कि इन हमलों में सिर्फ शारीरिक यानी फिजिकल
क्षति नहीं पहुंची, लेकिन बहुत गहराई में आत्मा तक लोगों को झकझोर कर रख दिया। आगे डॉन ने किस तरह से, इस तरह से अंदर तक या आंतरिक क्षति जिन आत्माओं को पहुंची है उनकी किस तरह से ख्याल रखा जाता है, इस बारे में सवाल किए, और रा ने हमें किस तरह से उनका हीलिंग किया जाता है इस बारे में बताया। आगे डॉन पूछते हैं कि जिस तरह से आप आत्माओं का हीलिंग करते हैं, उस तरह से क्या ग्रहों का भी हीलिंग होता है? तो डॉन का प्रश्न है, और फिर क्या आप ग्रह के इलाज के तंत्र का वर्णन कर सकते हैं, यानी कि ग्रह का हीलिंग कैसे होता है? तो रा बताते हैं कि हीलिंग स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, और यदि संभव हो सके तो पश्चाताप, रेस्टिट्यूशन की प्रक्रिया है। पश्चाताप उपलब्ध ना होने के कारण आपके लोगों में से कई लोग भौतिक रूप से पश्चाताप का प्रयास कर रहे हैं। आगे डॉन पूछते हैं कि यह लोग किस प्रकार भौतिक रूप से पश्चाताप का प्रयास कर रहे हैं। तो रा बताते हैं कि पृथ्वी के लोग ग्रह के प्रति अपने प्रेम की भावना दिखाकर, उसके घावों को सहलाकर, और इस कार्य से जो असंतुलन हुआ है उसका इलाज करके वह पश्चाताप का प्रयास करते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें पानी सेव करना है, हमें पेड़ लगाने हैं, और इस तरह से मदर अर्थ की सहायता के लिए हमें कई सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं। ये सभी उसी का एक हिस्सा है। सो हैविंग अ लव वाइब्रेशन टुवर्ड्स अर्थ भी पृथ्वी को हील करने में मदद करता है। आगे डॉन पूछते हैं कि फिर जब यूएफओ की घटना लोगों के सामने स्पष्ट रूप से हुई, तब कई लोगों के समूह ने उनसे संपर्क की जानकारी दी। कई लोगों के समूह ने यूएफओ के समूहों के साथ टेलीपैथिक संपर्क की बात की, और कई लोगों ने उन टेलीपैथिक संपर्क को रिकॉर्ड किया। क्या महासंघ का झुकाव यूएफओ में रुचि रखने वाले समूह को टेलीपैथिक संपर्क से प्रभावित करना था? रा कहते हैं यह सही है। हालांकि हमारे कुछ सदस्य टेलीपैथी का इस्तेमाल करके टाइम स्पेस के बंधनों से उभर कर काउंसिल से इजाजत लेकर समय समय पर बिना धरती पर उतरे आपके आसमानों में दिखना शुरू हो गए थे। यानी कि हमें विचार रूप से, हमें टेलीपैथिकली महासंघ के लोगों ने मदद की थी बिना धरती पर उतरे हुए। आगे डॉन पूछते हैं कि फिर क्या वह सारे यूएफओ जो धरती पर उतरे थे, एक्सेप्ट फॉर जो आइजनहावर से संपर्क हुआ था, वह सारे ओरायन समूह या उसी तरह के समूहों द्वारा हुआ था? यानी कि रा पूछना चाह रहे हैं, डॉन पूछना चाह रहे हैं कि कई सारे यूएफओज उतरे थे जिनमें से कुछ ओरायन समूह से भी उतरे थे। तो आइजनहावर से जो संपर्क हुआ था, आइजनहावर एक यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। ही वॉज अ 34th यूएस प्रेसिडेंट, वो अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर भी रहे हैं। तो उनके संपर्क जो महासंघ के साथ हुआ था, उसके अलावा अन्य जो यूएफओस धरती पर उतरे थे, क्या वह सारे ओरायन समूह से ही थे या किसी और समूह से संबंध रखते थे? तब रा जवाब देते हैं कि कुछ लोगों के उदाहरण को छोड़कर जिससे इसका कोई संबंध नहीं है, यह सही है। यानी कई सारे जो लैंडिंग्स हुई वो ओरायन समूह और अन्य समूहों के द्वारा हुई थी। आगे डॉन पूछते हैं क्या इनमें से हर मामले में यह आवश्यक है कि जिस समूह से इनमें से किसी एक लैंडिंग ने संपर्क किया वो ओरायन समूह को बुलाए, या क्या इनमें से कुछ इकाइयां ओरायन समूह के संपर्क में आती हैं भले ही वे उस समूह को नहीं बुला रही हों? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कि कुछ समूह शायद महासंघ को बुला रहे हों लेकिन
ओरायन समूह से उनका संपर्क हो जाता है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना होता है? तब रा बताते हैं कि आपको चौथी घनत्वता, फोर्थ डेंसिटी की जो नेगेटिव समझदारी की गहराइयों में उतरना होगा। यह आपके लिए कठिन है। एक बार आपके तथाकथित खिड़ियों के खुलने से तीसरी घनत्वता के समय स्थान निरंतरता में पहुंचने के बाद यह लड़ाके जैसा चाहे लूटपाट कर सकते हैं। यहाँ लड़ाकों से रेफरेंस है ओरायंस के लिए, कि जब पृथ्वी पर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जैसे कि कोई सिविल वॉर हो गया या कोई इन जनरल कोई वॉर हो गई, या फिर जैसे हिरोशिमा नागासाकी जैसे इंसिडेंसेस हो गए, तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में ओरायन समूह जैसी फोर्थ डेंसिटी की नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो लोग पृथ्वी वासियों को इन्फ्लुएंस करने आते हैं, उन्हें बड़ा चांस मिल जाता है, क्योंकि वो एक सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन होती है, तो परिस्थिति का फायदा उठाते हैं ओराइन समूह जैसे लोग, और अपनी जैसी सोच के लोगों को टेलीपैथिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस चीज को पृथ्वीवासियों या तीसरी घनत्वता के जो लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत कठिन है कि आखिर उनका किसके साथ संपर्क हुआ है। परंतु वो ये भी कहते हैं कि यह चौथी घनत्वता की नकारात्मकता जो वास्तविक विश्वास के कारण होता है कि खुद से प्रेम करना सभी से प्रेम करना है। इस प्रकार दूसरे समूह को या तो सिखाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है। इस प्रकार एक शिक्षक होता है जो खुद से प्रेम को सिखाता है। जो भी इस तरह की शिक्षा के संपर्क में आता है, तो इरादा यह होता है कि चौथी घनत्वता नकारात्मक या खुद की सेवा वाले समूह को कटाई के योग्य बनाया जा सके। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें याद रखना होगा, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, कि ओरायन समूह फोर्थ डेंसिटी से बिलोंग करते हैं और खुद की सेवा में विश्वास करते हैं। तो जब हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, जब हम नहीं समझ सकते कि हमें ओरायंस ने अप्रोच किया है या महासंघ ने अप्रोच किया है, तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और हमें खुद की सेवा और दूसरों की सेवा इसमें वर्गीकरण करना सीखना होगा। जब कोई समूह हमें खुद की सेवा में मशगूल होने के लिए या खुद की प्रगति पर काम करने के लिए कहता है, तो हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा और उनकी जो नकारात्मकता है उसे समझना होगा। आगे डॉन पूछते हैं, फिर मैं यह मान रहा हूं कि वह सारे यूएफओ के समूह जिन्हें महासंघ से टेलीपैथिक रूप से संपर्क किया जा रहा है, वह ओरायन के लड़ाके हाई प्रायोरिटी के निशाने पर थे। और मैं यह बोल रहा हूं कि उनमें से एक बड़े प्रतिशत के पास जो जानकारियां थी वह प्रदूषित थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि आपको यह अंदाजा हो कि उन समूहों में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो ओरायन के जानकारियों द्वारा अत्यधिक प्रदूषित हो, और यदि उनमें से कोई विशुद्ध रूप से महासंघ के चैनल बन रहने में सक्षम थे? यहाँ पर डॉन पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे भी कुछ समूह हैं जो टेलीपैथिक रूप से महासंघ से जानकारी पाते हैं या उन्हें जानकारी मिलती रहती है, और उन्हें ओरायंस भी इन्फ्लुएंस कर कर प्रदूषित करते हैं, और इस परिस्थिति को रा कैसे हैंडल करते हैं? तो बड़ा ही मार्मिक जवाब रा से हमें मिलता है कि आपको यह जानकारी देना कुछ लोग जो अभी जीवित हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन होगा। यहाँ पर भी रा ये कहते हैं कि ये हमारी फ्री विल है कि हम किससे जानकारी प्राप्त करें, और जो जानकारी हमें मिले हम उससे किस तरह से आत्मसात करें, या हमें उसे फॉलो करना है या नहीं करना, ये डिसीजन भी हमारी फ्री विल होगी। हम प्रत्येक समूह को केवल यह बता सकते हैं कि दर्शन और जानकारियों को खास तौर पर एक दिशा में रखा जाना चाहिए। किसी खास जानकारी से नकारात्मकता आकर्षक नहीं होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका झुकाव किस तरफ अधिक है। यानी अगर आप खुद के विकास या सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप इंडिविजुअल सेंटर्ड हैं, तो शायद आप उस जानकारी जिससे आपको फायदा हो आप उसे अच्छा समझें। लेकिन अगर आप
सार्वभौमत्व की भावना से चल रहे हैं, अगर आप अपने साथ साथ सभी का विकास करने में विश्वास रखते हैं, अगर आप सेवा में विश्वास रखते हैं, तो आप ऐसी किसी भी नेगेटिव, नकारात्मक जानकारी से आकर्षित नहीं होंगे। आगे रा कहते हैं कि यही कारण है कि हम से विशिष्ट जानकारियां पूछे जाने पर अक्सर हम यह कहते हैं कि यह सवाल महत्वहीन है। जैसे, अब इसे एक एग्जाम्पल देकर रा समझाते हैं कि जैसे कोई घास सूख जाती है और मर जाती है, जबकि दूसरी घास अनंत रचयिता का प्रेम, प्रकाश, रचना के अनंत क्षेत्र में बढ़ती रहती है और निरंतर खुद को बनाती ही रहती है। राग कहते हैं, फिर हम उस घास की चिंता क्यों करें, क्यों कर रहे हैं, जो अपने मौसम में खिलती, मुरझाती और मर जाती है, और एक अनंत रचयिता के अनंत प्रेम और प्रकाश की कारण फिर से बढ़ने लगती है। यही संदेश लेकर हम आए हैं। प्रत्येक समूह केवल सतही तौर पर जीती या मरती है। गहरे अर्थों में समझें तो आपके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है राने इस यहाँ पर, और कि घास का उदाहरण दिया है कि किस तरह से घास सूखती, मरती है। तो जीवन मृत्यु ये हमारे इस जन्म का एक भाग ही है। लेकिन राय यही कहना चाहते हैं कि देह नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत है, आत्मा अमर है, और आत्मा का विकास करना ही हमारे हर एक जन्म का ध्येय होना चाहिए। आगे डॉन पूछते हैं कि जैसा आप पहले कह चुके हैं कि यह सीधा और संकरा रास्ता है, इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान को भटका सकती हैं। मैं इस पुस्तक की योजना बना रहा हूं जिसमें एक के कानून का परिचय होगा। फिर हम पहले 75,000 साल के मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे। कुछ सवाल शायद भविष्य के बारे में होंगे। फिर एक के कानून का परिचय दिए जाने के बाद मैं सीधे मुख्य कार्य पर जाना चाहता हूं, जो कि ऐसी समझदारी बनाए कि ये उन लोगों तक पहुंचे जो इसकी जानकारियां चाहेंगे, और फिर यह उन लोगों तक ही पहुंचेगा जो इसकी जानकारी चाहेंगे। ऐसी समझदारी जो उन्हें उनके विकास को बहुत तेज करने में मदद कर सके। मैं इसकी काफी सराहना कर रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए मैं इसमें एक बड़ा सम्मान और विशेषाधिकार महसूस करता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम इस अगले चरण को पूरा कर सकें। मेरा एक सवाल है जो कार्ला ने पूछा है। वह कहती है कि आप कई तरह के ऊर्जा के ब्लॉकेज और ट्रांसफर के बारे में बताते हैं, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव होती है, जो हमारे यौन प्रजनन क्रियाओं में भागीदारी के कारण हो सकते हैं। वह कहती है कि कृपया उन ब्लॉकेज और ऊर्जा के ट्रांसफर के बारे में विस्तार से बताएं, जिसमें इस बात पर जोर हो कि एक व्यक्ति जो कि एक के कानून के अनुसार रहना चाह रहा है, वो इस क्षेत्र में पॉजिटिव रूप से क्या कर सकता है। क्या इसका जवाब देना आपके लिए संभव है? यहाँ पर कार्ला हमारे चक्र और उनमें ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर रही है, जो कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स, स्पेशली हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। उस वजह से कई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस किस तरह के हो सकते हैं, और क्या तरीका है, क्या हम फॉलो करें जिससे इन ब्लॉकेजेस को खोला जा सकता है, इस बारे में कार्ला पूछना चाहती है। तो रा बताते हैं कि हमने जो पृष्ठभूमि रखी है उसे देखते हुए आंशिक रूप से संभव है। ये काफी बड़ा सवाल है। सवाल की विशिष्टता के कारण हम सामान्य उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, पर हम रा ने इसका एक सामान्य सा जवाब देने की कोशिश की है। तो रा कहते हैं कि पहला एनर्जी ट्रांसफर लाल किरण से होता है, यानी कि हमारा रूट चक्र। यह रैंडम ट्रांसफर होता है।
जिसका संबंध केवल आपके प्रजनन तंत्र से होता है। नारंगी और पीली किरण में ब्लॉकेज तब होती है, नारंगी यानी हमारा सैक्रल चक्रा एंड पीली किरण यानी हमारा सोलर प्लेक्सस। सो सैक्रल और सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेजेस तब होती हैं जब संभोग के प्रयास करते वक्त केवल एक समूह की ही इस क्षेत्र में वाइब्रेशन रहती है। इस प्रकार वह समूह जिसका इस क्षेत्र में ब्लॉकेज होता है उसमें कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। ये वाइब्रेशंस हरे किरण की गतिविधि चाहते हैं। नारंगी या पीली किरण एनर्जी ट्रांसफर में ये संभावना होती है कि इसका झुकाव नेगेटिविटी की तरफ हो सकता है। उनमें से एक इकाई दूसरी इकाई को अपना अदर सेल्फ मानने के बजाय उसे एक वस्तु के रूप में देख सकता है, और वह पार्टनर खुद को नियंत्रक या मालिक के रूप में देखता है। यानी कि एक पार्टनर दूसरे पर अपना अधिकार जताता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपना अदर सेल्फ ना समझे, दोनों पार्ट कोई एक पार्टनर दूसरे पर अपना अधिकार जताए या उसे अपनी प्रॉपर्टी समझे, उसे अपना अ, अधिकार जताए, तो सेक्रल सोलर प्लेक्सस ये जो चक्रास है इनमें ब्लॉकेजेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हम दोनों एक हैं यह भावना अपेक्षित होती है, और अगर ऐसा ना हो तो इन दो जो चक्रास हैं इनमें ब्लॉकेजेस होती हैं। जिस एक पार्टनर में ये भावना ज्यादा दृढ़ होती है उसमें ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि दूसरा पार्टनर अगर अपने पार्टनर को अपना अदर सेल्फ समझता है और उसे पूरी आजादी और इंडिपेंडेंस के साथ हैंडल करता है तो उनमें ये ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। आगे रा कहते हैं कि चौथी किरण यानी कि ग्रीन रे में दो तरह की संभावना होती है। पहले संभावना यह होती है कि यदि दोनों ही चौथी किरण यानी कि ग्रीन रे में कंपन करते हैं तो दोनों के बीच एक मजबूत एनर्जी ट्रांसफर होता है। यानी अगर दोनों एक ही लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर बहुत ही मजबूत होता है। नकारात्मक ध्रुव या स्त्री जो ऊर्जा को उसके पार्टनर के रूट से ऊपर की ऊर्जा क्षेत्रों की ओर खींचती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस प्रकार यह शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो जाती है। सकारात्मक या पुरुष ध्रुव इस ऊर्जा के ट्रांसफर में एक प्रेरणा को खोजता है जो उसके मन, शरीर, आत्मा परिसर के आत्मा वाले भाग को संतुष्ट और पोषित करता है। यानी कि इससे उसे संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार दोनों का ही ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी दोनों संतुलित हो जाते हैं, और जिसकी प्रकृति में जो भी अधिक मात्रा में होती है वो रिलीज हो जाती है, जिसे आप कह सकते हैं नकारात्मक अथवा सहज, और सकारात्मक अथवा शारीरिक ऊर्जा दोनों ही संतुलित हो जाती है। इस ऊर्जा के ट्रांसफर को तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब एक या दोनों इकाइयों को कब्जे में होने का, कब्जा करने की इच्छा रखने का, या कब्जा करने की इच्छा होने का डर हो। तो यहाँ पे चौथी किरण यानी कि ग्रीन रे दैट इज अवर हार्ट चक्रा के बारे में बात हो रही है। फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी को रा ने बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। फेमिनिन एनर्जी जो अट्रैक्ट करती है, गाइड करती है, मोटिवेट करती है मास्कुलिन एनर्जी को, और मास्कुलिन एनर्जी looks for this guidance and motivation and explores the feminine energy. अगर दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट रहने दें तो बैलेंस पॉसिबल है, और इस ग्रीन चक्रा यानी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं। इसी के साथ साथ शरीर, आत्मा और मन इन तीनों लेवल्स पर संतुलन हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टनर भी अगर इस भाव के साथ
अपनी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड है, तो वो ग्रीन चक्रा को संतुलित रख पाएगा। लेकिन उनमें से कोई भी एक पार्टनर किसी भी तरह के कब्जे या किसी भी तरह का कब्जा करने या कब्जे की इच्छा रखता है, तो फिर उसके हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेंगे। दूसरी दूसरी है संभावना यह है कि एक इकाई तो ग्रीन रे ऊर्जा दे रहा है, परंतु दूसरी इकाई यूनिवर्सल प्रेम की ऊर्जा नहीं दे रही है। इस कारण उसके ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉकेज आ जाएगी, जिससे यह ग्रीन रे ऊर्जा नहीं मिलती है। इस कारण उसमें निराशा या भूख बढ़ जाती है। इस प्रकार जो ग्रीन रे ऊर्जा दे रहा है, उसका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ हो सकता है। इस तरह से रा ने डिस्क्राइब किया है कि अगर जो पार्टनर ग्रीन रे ऊर्जा दे रहा है वो तो संतुलित रहेगा, जो पार्टनर नहीं दे रहा है उसमें उसके ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉकेजेस आएंगी और इसके कारण निराशा और भूख बढ़ती जाएगी। और जो पार्टनर संतुलित है, बैलेंस्ड है, उसका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ बढ़ता जाएगा। आगे रहा ब्लू रे ऊर्जा के बारे में, यानी थ्रोट चक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लू रे ऊर्जा का ट्रांसफर इस समय आप लोगों के बीच कुछ दुर्लभ है, परंतु इसके ऊर्जा ट्रांसफर के बिना किसी असुरक्षा या भय के खुद को अभिव्यक्त करने में यह काफी मददगार होता है। थ्रोट चक्रा, इट इज अ चक्र ऑफ एक्सप्रेशन। तो उस समय शायद 1981 वो एक ऐसा समय था जब लोग काफी सारे बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए थे, धर्म ग्रंथों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था और इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अगर उनके दिल में कोई संभावना हो, उनके दिल में किसी धार्मिक चीज के प्रति या किसी अवडंबर के प्रति, या जो पाखंड उस वक्त ज्यादा था उसके प्रति अगर नेगेटिव भावना भी है, उसके प्रति वो बोलना, आवाज भी उठाना चाहते हैं, तो शायद उस वक्त आवाज नहीं उठा पाते थे। तो इस तरह से उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता था, इसीलिए शायद रा ने यहाँ लिखा है कि आप लोगों के बीच कुछ दुर्लभ है ब्लू रे ऊर्जा का ट्रांसफर। तो थ्रोट चक्रा, इट इज द एक्सप्रेशन कि हर चीज आपको एक्सप्रेस करनी है, तब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पर रा ये भी कहते हैं कि आपको थोड़ा सा संभल कर इन शब्दों को इस्तेमाल करना है। आप फ्रीली एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से आप किसी को हर्ट ना करें, इसका भी आपको ख्याल रखना है। किसी के मन में असुरक्षा, भय ना हो और आपका एक्सप्रेशन लोगों के लिए मददगार साबित हो, ये जरूरी है। आगे इंडिगो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, यानी पाइनियल ग्लैंड, हमारा थर्ड आई। इंडिगो ऊर्जा का ट्रांसफर आप लोगों के बीच काफी दुर्लभ है। यह आपके शरीर का वह पवित्र भाग होता है जिसके माध्यम से वायलेट रे का संपर्क अनंत बुद्धिमानिता से किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि अंतिम दो स्तरों पर, यानी कि इंडिगो और वायलेट रे पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती है। स्पेशली रिलेशनशिप्स की वजह से इंडिगो और वायलेट जो हमारे चक्रास हैं उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। यदि दोनों ही इकाइयां इस ऊर्जा के लिए तैयार ना हो, तो यह ना दिखाई देती है, ना ही ट्रांसफर या ब्लॉक होती हैं। यानी अगर दोनों ही इकाइयां, दोनों पार्टनर्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है, तो इंडिगो और वायलेट लेवल पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर या ब्लॉकेज दोनों भी नहीं होता है। यह इस प्रकार होता है जैसे कि वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर को एक शक्तिशाली इंजन से हटा दिया गया हो। उदाहरण के तौर पर कार्ला ने इन अनुभवों के दौरान ओरियन समूह को भी चकित कर दिया था। उस पदार्थ के खाने के बाद भी उसका येलो रे दूसरों के लिए पूरी तरह खुल गया। हम सही करते हैं, कार्ला महत्वपूर्ण ऊर्जा में कम बढ़ रही है तथा उसका ग्रीन रे और ब्लू रे ऊर्जा दूसरों से परस्पर क्रिया के लिए आंशिक रूप से खुला है।
यानी कि वह पदार्थ खाने के बाद भी उसके उसके ऊपर की ऊर्जा चक्र खुले हैं। तो यहाँ पे हार्ट और थोर चक्रा जो कार्ला के हैं ये ओपन थे। कोई ड्रग यानी पदार्थ दिया जा रहा था ताकि वो उसकी चैनलिंग आसानी से हो जाए, लेकिन ड्रग लेने के बावजूद भी सभी के लिए प्रेम भाव होने की वजह से उसके हार्ट और थ्रोट चक्रा ओपन थे। इसी बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। अब हम आपको उस अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश, शक्ति और शांति में छोड़ते हैं। धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.